नमस्कार। इस वीडियो से मैं आपके समक्ष एक नए तरह का एक चैनल और एक सीरीज़ की शुरुआत करूँगा, जिसमें मैं हिंदुस्तान के इतिहास से संबंधित जो भी कुछ ऐसे छुपे हुए पहलू हैं, जिनके बारे में हमें अक्सर इतिहासकार जो हैं नहीं बताते या नहीं बता पाए हैं, जिसको या तो ज़रूरी नहीं समझा गया है या किसी वजह से एक तरह के इतिहासकारों ने एक ही तरह का नैरेटिव, एक ही तरह का नज़रिया हमें हिंदुस्तान के इतिहास के संबंध में देने की कोशिश की है। जिस वजह से कि हमारा जो इतिहास के संबंध में जो समझ है और जो नज़रिया है, वह केवल एक पक्ष का और एक ही ढंग का हो गया है। मतलब है पक्षपाती रहा है, बायस्ड रहा है और वो न्यूट्रल नहीं रहा है। हमें एक पहलू तो बता दिया गया इतिहास के बारे में, पर दूसरा पहलू नहीं बताया गया। बहुत सारे ऐसे हमारे इतिहास के ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जिसमें हमें जो जानकारी दी गई वो या तो किसी मकसद या किसी मोटिव इंटेंशन को पूरा करती थी उन इतिहासकारों के, जो कि हमें ऐसा दिखाना चाहते थे कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो सब चीज़ें हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, लोग हैं, उन्होंने सब अच्छा किया, सब बेस्ट किया। और वे लोग जो थे वो बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े गुरु किस्म के लोग थे, जिनके वजह से हिंदुस्तान आज वो बन पाया जो बना है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी दर्शाया जाता है जिनको कि बहुत बुरे तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि इनकी वजह से हिंदुस्तान गड्ढे में गया, उसमें गुलामी आई, ये हुआ, और वो उनके तरीके नीतियाँ सही नहीं थी, और वो किसी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी या आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे तो वे बुरे थे। या कुछ ऐसे पहलू उन्होंने कभी दिखाए ही नहीं, जिसको ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बता देने से लोग ज़्यादा सवाल करेंगे, और जब ज़्यादा सवाल करेंगे तो वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसमें वो हमें एक बहुत ही पक्षपाती इतिहास का चेहरा दिखाना चाहते हैं। तो इस वीडियो से और इस सीरीज़ से, इस चैनल से मैं कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें कि हमें इतिहास के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिले जो कि हमारे को जानकर समझ में आए कि असल में हुआ क्या था, जिस वजह से इतिहास की कुछ घटनाएं घटीं और इतिहास को एक पहलू, एक चेहरा मिला, जो कि हमसे अक्सर छुपाया गया है, जानबूझ के या शायद अनजाने में भी। कुछ बातें अनजाने में भी छुपा दी गई होंगी, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं लगी, लगा कि नहीं ये सब बताना क्या ज़रूरी है, ये सब तो बहुत डिटेल है, हुई होंगी। और कई बार हमारे पास वो जानकारी थी ही नहीं। बहुत सारा हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है, खासकर कि मैं पिछले करीब 200-400 साल पुराने इतिहास की बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सी जानकारी हमारे पास थी ही नहीं, क्योंकि जिन अंग्रेज़ी लोगों ने इतिहास लिखा, वो अपने पास वो सारी किताबें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उठा के उसको लंदन ले गए, इंग्लैंड ले गए, और वो सब दबा रहा, छुपा रहा। अब इंटरनेट की मदद से हमारे पास ऐसे बहुत सी किताबें, बहुत से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे सामने उजागर हो रहे हैं, जिसमें हमें वो सब पढ़ने को मिल रहा है जो आज तक, पिछले कुछ सदियों तक या पिछले कुछ दशकों तक हमारे यहाँ के इतिहासकारों के भी बस में नहीं थी कि वे उन टेक्स्ट और उन डॉक्यूमेंट्स के प्रति अपनी एक्सेस ले पाते, उनके बारे में जान पाते। तो आज इंटरनेट हमारे यहाँ हर आम आदमी को, मैं, आप, हमारे जैसे बहुत से लोगों को ऐसी जानकारी दे पा रहा है इंटरनेट, हम उसके माध्यम से ले पा रहे हैं ऐसी जानकारी, जिससे हम हिंदुस्तान के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं, जिसमें हमें ये जानकारी मिल सकती है कि असल में वास्तविक तौर पे हुआ क्या था हमारे इतिहास में, जिसकी वजह से हमारे जो घटनाएं थी वे घटीं, और जिस वजह से आज जैसे हालात बने, जिसकी वजह से हिंदुस्तान गुलाम हुआ, जिसकी वजह से मुग़लों का राज हुआ या वो ख़त्म हुआ, जो हुआ, जैसा हुआ, जो भी कैरेक्टर और जो भी इंसिडेंट्स रहे, उसका एक्चुअल चेहरा जैसा है वो वैसा ही क्यों है। हमें उसके बारे में जो जानकारी है आज, इस समय 2022 में, 2021-22 में जितनी जानकारी है, उतनी शायद आज तक इतिहास में पहले तक हमारे पास, यहाँ आम आदमी के पास उतनी जानकारी शायद नहीं होती थी। तो ज़रूरी है कि हम उन इतिहास के पन्नों को देखें, पढ़ें, जानें, और उसमें क्या दर्ज है हमारा इतिहास, हम उसके बारे में, उसके संबंध में अपने को और ज़्यादा ज्ञान दें, और ज़्यादा एनलाइटन हो, ताकि हमें बेहतर तरीके से पता चल पाए कि हिंदुस्तान का जो असल इतिहास है वह कैसा और क्यों है। और इसी तरह हम ये भी जान पाएंगे कि किस तरह से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वो कुछ इतिहासकारों के अपने जो मकसद थे, मोटिव थे, उनकी जो नीयत थी, उसको वो फुलफ़िल करते थे, उसको पूरा करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में जिस
टॉपिक पर मैं बात करूंगा, जिस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वह राजा राम मोहन रॉय के जीवन से संबंधित है। राजा राम मोहन रॉय को बहुत ही एक बड़ा लीडर, रिफॉर्मर, एक्टिविस्ट, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, एक सोशल एक्टिविस्ट और कई सारे तरीके से हम देखते हैं, जिसमें हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और हम कहते हैं कि इन्होंने रेनेसां लाया था इंडिया में, बंगाल से शुरुआत की थी और इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में जो है एजुकेशन और बहुत सारे जो रिलीजियस राइट्स थे, प्रैक्टिसेस थे, जो यहाँ पे ईविल्स थे इनफैक्ट यहाँ कहेंगे, जो कि इंसान का नुकसान पहुंचाते थे, लोगों के अंदर बहुत सी जो कुरीतियां थी हिंदू धर्म में खास करके, उनको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया, जिससे कि हिंदुस्तानी समाज जो था वह बहुत परिवर्तित हुआ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव आए, जिससे कि लोगों की सामाजिक स्थिति जो है वह बेहतर हुई। ऐसा एक हमारे सामने एक नरेटिव प्रेजेंट किया जाता है और जिसमें ये कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय हर तरह से बहुत बड़े विचारक थे और बहुत ही साफ, अच्छी और बहुत नोबल नीयत से, ईमानदार नीयत से हिंदुस्तान के फ़ायदे में काम कर रहे थे और उन्होंने हिंदुस्तान का उत्थान करने में, बेहतर करने में यहाँ पे हमारी मदद की और हमारे लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल साबित किया, जिसको आगे बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया। इनके बहुत सारे अनुयायी हुए, इनके फॉलोअर्स हुए और इनको एक एक आइडल के तौर पे मानकर, इनको एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पे मानकर बहुत से लोगों ने इनका अनुसरण किया। ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा जाता है और काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है। पर कुछ पहलू हैं जो राजा राम मोहन रॉय के जीवन के, उनकी सोच के, उनके कुछ ऐसे निर्णय थे, उनके कुछ ऐसे कृत्य थे, एक्टिविटीज़ थी, जिसके बारे में हम नहीं जानते या बहुत ही कम जानते हैं, या जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के शासन, अंग्रेज़ों के राज को बढ़ावा दिया। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही एक पहलू पर बात करूंगा कि कैसे राजा राम मोहन रॉय के कारण हिंदुस्तान में नील की खेती, जिसे इंडिगो प्लांटेशन कहा जाता है, नील की खेती को कैसे बढ़ावा मिलना और कैसे अंग्रेज़ों के समर्थन में आकर इन्होंने यहाँ पर नील की खेती करने के लिए बहुत सारे जो प्लांटर्स थे, मतलब बहुत सारे ऐसे ज़मींदार किस्म के जो लोग थे जो यूरोप से यहाँ आके बसना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पर जगह तैयार की। मतलब जगह से मतलब है उनके लिए फैसिलिटेशन किया, उनके लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया, और कैसे इन्होंने वहाँ पर अंग्रेज़ों को, गवर्नर जनरल्स को, पार्लियामेंट को चिट्ठियाँ लिख लिख के कैसे उनके सामने ये पक्ष रखा कि अगर नील की खेती हिंदुस्तान में होती है और नील की खेती को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो इससे हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाएगा, यहाँ के लोगों की लाइफ कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी और किस तरह से लोगों की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो बेहतर होगी। इस तरीके का उन्होंने एक नैरेटिव रखा अंग्रेज़ों के सामने, और जिससे कि यहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स को बढ़ावा मिला, जो आगे चलकर इस हद तक एक्सप्लॉयटेटिव हो गया, इस हद तक उन प्लांटर्स ने शोषण करना यहाँ पर लोगों का, किसानों का शुरू किया कि 1859 में एक क्रांति हुई जिसे इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को, मतलब अंग्रेज़ी सरकार को अपने कानूनों में बदलाव करना पड़ा ताकि इस शोषण को रोका जा सके। पर उस शोषण के बारे में राजा राम मोहन रॉय ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उस शोषण के संबंध में जो कि उस समय यानी कि 1828 से 30 के समय में भी वो हो रहा था, पर उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया और सिर्फ एक विकास के नाम पे जो उन्होंने नीतियों को बढ़ावा दिया और अंग्रेज़ों को यहाँ बसने के लिए जो सपोर्ट दिया, साथ दिया, उनकी विचारधारा के साथ आकर उनका फेवर किया, उस वजह से यहाँ किस तरह से अंग्रेज़ों का आना, अंग्रेज़ों की कॉलोनाइजेशन शुरू हुई और कैसे धीरे 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 वो एक शोषण का रूप ले गया। हालांकि 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद ये इंडिगो प्लांटर्स ने क्या किया, हिंदुस्तान में आके किस तरह से शोषण किया, इसके बारे में ना उनकी कोई भूमिका रही है, ना उनका कोई रोल रहा है और ना उनको इस बारे में कोई जानकारी रही, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पर शुरुआती समय में अंग्रेज़ों की, और ख़ासकर इन कॉलोनाइजर्स, जो वहाँ के जो लोग थे जो खेती करने के लिए, धंधा करने के लिए यहाँ आना चाहते थे, स्पेशली वो यहाँ पे ज़मीनें खरीदते और यहाँ पे लोगों को किसानी करने के लिए डाल देते थे, जबकि देखा जाए उनका खुद का कोई ऐसा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। उनकी नीयत को ये नहीं पढ़ पाए, उनकी नीयत को ये जानते हुए भी कई मामलों में इन्होंने नज़रअंदाज किया और सिर्फ एक ऐसा चोला पहना दिया कि अगर ये लोग यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ बहुत विकास हो जाएगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा, हिंदुस्तान का समाज बिल्कुल बदल जाएगा। और इस धोखे में रहकर या
दुनिया को इस धोखे में रखकर, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते कि सच क्या था, पर इस विचारधारा को सपोर्ट करके उन्होंने हिंदुस्तान का और हिंदुओं के और खासकर के किसानों का बहुत शोषण करने का रास्ता खोल दिया। आपको कई बातें जानकर बड़ी हैरानी होगी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि कैसे राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत ही लिबरल, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत ही विजनरी और बहुत रिफॉर्मिस्ट टाइप के दिखाई पड़ते थे, जाने या अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के यहाँ शासन को बढ़ावा देने में काम किया, भूमिका निभाई। और जो शुरुआती के साल थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपनी हुकूमत जमा रही थी, उसमें उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सहयोग दिया अंग्रेज़ों का, और कैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की जो गुलामी हमने सही, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो चलिए आगे मैं इस बारे में और चर्चा करता हूँ। चार्टर एक्ट 1833 में अंग्रेज़ी सरकार लेकर आई, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो एक्टिविटीज़ थी, या जैसे कहें कि जो राज था उनका यहाँ पे, उसके बारे में काफ़ी सारे प्रोविजंस और काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए। इसी एक्ट के तहत उन्होंने यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन के लिए काफ़ी सारे रास्ते जो थे वे खोल दिए, काफ़ी सारे ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो कि यहाँ पर आकर फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे सकते थे। राजा राम मोहन रॉय की जो भूमिका है वह 1810 से 1833 तक हमें बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में देखने में मिलती है। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था और 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। इन दोनों चार्टर एक्ट के बीच में राजा राम मोहन रॉय की काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि अंग्रेज़ों को फेवर करती थी, या ये कहें कि राजा राम मोहन राय ने काफ़ी फ़ायदा लिया इस बात का, इन चार्टर एक्ट का, जिसके तहत उन्होंने इन चार्टर एक्ट के अंदर रहते हुए ही बहुत सारी ऐसी अंग्रेज़ों की जो नीयत थी, उनके जो काम थे यहाँ पर, उसको बढ़ावा देने में हेल्प करी। तो 1833 में ये जो चार्टर एक्ट आया, इसकी जो सिग्निफिकेंस है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें कि उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हिंदुस्तान में। आज इस समय ये कोई बहस का मुद्दा नहीं रह गया है हिस्टोरियंस के बीच कि ये जो एक्ट था 1833 का, और इसमें जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो इन्होंने रास्ते खोले, उसने बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट किया है हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमी पर। मतलब ये 19वीं सदी के हिसाब से बात की जा रही है, उस टाइम पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था। तो ये तो हम जानते हैं कि इस एक्ट की वजह से इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ावा मिला, पर इससे पहले के करीब 4-5 साल जो रहे, मतलब 33 से पहले के 5 साल क्या हुए, 1828 से 1833 तक हम लगा के चले। इन 4-5 सालों में राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें कि ये जो अंग्रेज लोग जो रिन्यू कर रहे थे इस चार्टर को, उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी सजेशंस दी, बहुत सारे अपने ऐसे व्यूज़, ओपिनियंस दिए, जिससे कि इन इंडिगो प्लांटर्स का यहाँ आना, यहाँ बसना और यहाँ पर धड़ल्ले से प्लांटेशन करना, नील की खेती करना आसान हो पाया। तो हो ये रहा था उस समय 19वीं सदी के शुरुआत में, या ये कहें कि 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआत में, या ये देखें कि अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुए थे उनकी वजह से भी इसमें यूरोप में काफ़ी बदलाव आए थे, जिसके बाद फ्री ट्रेड, मतलब बहुत फ्रीली लोग ट्रेड कर सकें, जगह जगह ज़मीनें खरीद सकें, दुकानें लगा सकें, और उन पर कोई रोक टोक ना हो सरकार की, जिसे लीजे फेयर करके बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कि सरकार का मिनिमम से मिनिमम कंट्रोल हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, पॉलिसीज़ में, जिससे कि लोग बहुत फ्रीली बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें, और एक जगह से दूसरी जगह उनमें कोई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। बेसिक से नियम और बेसिक से आधार के बेसिस पे वो आराम से अपना काम धंधा कहीं भी किसी भी हिस्से में शुरू कर सके। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन लोग होते थे, ट्रेडर होते थे, वे चाहते थे कि हिंदुस्तान में बिजनेस करें। पर 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो ज़्यादातर लोगों को ये सब बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करता था, और मेजर तौर पे जो मोनोपोली जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी। तो बहुत सारी डिमांड उठ रही थी उस टाइम पर वहाँ पर कि यूरोप में, इंग्लैंड में, कि भाई ट्रेडर जो थे पार्लियामेंट के थ्रू डिमांड उठा रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हिंदुस्तान में भेज दिया, 2-4 कंपनियों को भेज रखा है इधर उधर दुनिया जहान के अलग अलग हिस्सों में, और हम लोग तो यहाँ पर जा नहीं पा रहे, हम तो यहीं के यहीं बिजनेस कर रहे हैं, हमारा भी ट्रेड खोलो भाई, हमें हमारे भी ट्रेड करने दो हमें।
क्योंकि अमेरिका में रेवोल्यूशन हो गया था, ऐसे ही कुछ मुद्दों पर अमेरिका में भी रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रांस में भी रेवोल्यूशन किसानों को लेकर काफ़ी हद तक वहाँ पे जोर पकड़ चुका था, हो चुका था। तो वहाँ पर अंग्रेज़ी सरकार को डर लगने लगा, उनको लगा कि भाई ये सब लोग यहाँ पर भी ना क्रांति कर दें, पता चले हिंदुस्तान को लेकर और बाकी सब चीज़ें भी इश्यूज़ हो जाए, तो ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा फ्री ट्रेड को लेकर थोड़ी सी अपनी प्रोविजंस और ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं, फ्लेक्सिबल बना देते हैं और यहाँ पर लोगों को अलाउ करते हैं। तो नेपोलियन की ये जो फ्रांस और इंग्लैंड के आसपास की जो ये जो वॉर्स चलती रहती थी, इसके अंत होने तक, नेपोलियन के मरने तक धीरे धीरे इंग्लैंड की जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी यूरोप के अंदर, और ज़्यादातर देश जो थे वो उसकी कॉलोनी बन चुके थे। अफ्रीकी एशियन देश जो थे वो उसकी कॉलोनी बन चुके थे। बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का यूरोप में इंग्लैंड की कॉलोनी बन चुका था। तो ऐसे में जो सबसे आसानी से वहाँ पर ऐसे कॉलोनीज़ के बीच आपस में ट्रेड किया जा सकता था, और ऐसे में इन हालातों में जो सिचुएशन थी, कंडीशंस थी, वो काफ़ी फेवरेबल थी कि फ्री ट्रेड को अलाउ किया जा सके और अलग अलग जगह पर ट्रेडर्स को बसने के लिए और वहाँ काम धंधा करने के लिए इजाज़त दी जा सके। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1820 के दशक में, अराउंड 1820 के आसपास तक आते आते इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो थोड़े बहुत तो यूरोप के और जो इंग्लैंड के थे वो, और ख़ासकर थोड़े से इंडिया के खुद के यहाँ के भी ट्रेडर्स जो थे वो भी अक्सर इस बारे में काफ़ी चर्चा करते थे, काफ़ी बहस करते थे कि किस तरह से यहाँ पर फ्री ट्रेड को अलाउ किया जा सके और एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में आवाजाही हो सके, जिससे कि ट्रेड को बढ़ावा मिले और लोगों को ज़्यादा कमाई हो, ताकि अल्टीमेटली फ़ायदा तो ब्रिटिश सरकार को ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा टैक्स जो होता था वो सरकार को देते थे। तो ऐसे में कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो ये जो कॉलोनाइजेशन होती है, इसका मतलब होता है कि किसी कॉलोनी में जाके, किसी अन्य देश में जाके, जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, वहाँ पे जाके कुछ ट्रेडर ऐसे अधिकार चाहते थे जहाँ पर उनको रहने का अधिकार मिले, रहने की इजाज़त दी जा सके, और वहाँ ना ही सिर्फ वो रहे, वहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें खरीद सकें जिसके ऊपर वो लोगों को काम करवा सकें, मतलब किसान या जो भी मजदूर होते थे, और जिसका बहुत सारा जो वो प्रोड्यूस होता था उसका कुछ हिस्सा वो किसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में लगा के उसके कुछ प्रोडक्ट बेच सके, और बाकी का जो हिस्सा है वो वापस इंग्लैंड भेज सके, या तो यहाँ पर धंधा करने के लिए या सरकार को किसी तरीके का रेवेन्यू देने के लिए उनको वो पैसा भेजना पड़ता था, चीज़ें भेजनी पड़ती थी। पर वो चाहते थे कि इसमें काफ़ी हद तक हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो हटा दी जाएं, तो वो अंग्रेज़ी सरकार से काफ़ी डिमांड करते रहते थे, और ये डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी 1820 तक आते आते। तो इसी को हम कहते हैं कि एक तरीके का कॉलोनाइजेशन मूवमेंट हो रहा था उस टाइम पर, कॉलोनी बसाने को लेकर एक मूवमेंट सा, एक क्रांति सी चल रही थी। इसी दौरान हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो यूरोपियंस की मदद कर रहे थे, जिससे कि वो यहाँ पर फ्री कॉलोनीज बसा सकें और यहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकें, जिसमें दो नाम सबसे बड़े आते हैं। पहला राम मोहन रॉय, या जिसे हम कहें राजा राम मोहन रॉय, और दूसरे थे द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे। इनका नाम सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रोल इनकी भूमिका रही है इसमें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1833 में चार्टर एक्ट के आने से करीब 5 साल पहले का इतिहास हमारे लिए जानना जरूरी है, जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों ने, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर, इन दोनों की क्या भूमिका रही, इनके विचार किस तरह के रहे, कैसे ये पार्लियामेंट के सामने, ऑब्वियसली यहाँ से तो नहीं जाते थे इंग्लैंड पार्लियामेंट के सामने विचार रखने, पर यहाँ के जो लोग होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होते थे, या चिट्ठियाँ लिख के यहाँ से वहाँ पर जो थे भेजते थे, कैसे इन्होंने अपने विचार रखे, इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जिसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे यहाँ। फरवरी 1828 में संवाद कौमुदी करके एक बंगाली जर्नल हुआ करता था, मैगजीन, जर्नल, पत्रिका हुआ करती थी, जो बहुत शुरुआत के जर्नल्स में से एक थी, बंगाल में जो सबसे पहले छपनी शुरू हुई थी बंगाली भाषा में। उसमें एक न्यूज़ आइटम आया, मतलब एक आर्टिकल आया, जिसमें उसमें लिखा था कि कैसे ये जो इंडिगो प्लांटेशन करने वाले जो लोग हैं, प्लांटर्स हैं, ये किस तरह से चावल की खेती करने वाले किसानों को जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसकी बजाय नील की खेती करने पर बढ़ावा दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं उनको। और इस वजह से जो उस टाइम के जो लॉज होते थे जो चावल की खेती और दूसरे टाइप की खेती के लिए, उनको ये तोड़ रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ लोगों का जो एक, जिसे हम कहते हैं स्टेपल फूड था, मतलब जो लोगों की जीविका के लिए जो ज़रूरी होता था खान पान में भी और उनके रोज़ के काम धंधे के लिए भी, जो कि चावल था,
उसकी प्रोडक्शन में, उसकी क्वांटिटी में कमी आने लग गई। तो ऐसे में क्या किया, द्वारकानाथ टैगोर ने इस पॉइंट को उछाला कि कैसे ये जो चावल की खेती कम हो गई है और इंडिगो प्लांटेशन की वजह से जो इंडिगो की मात्रा जो है बढ़ चुकी है, क्वांटिटी बढ़ गई है ज़्यादा इसकी खेती की वजह से, उन्होंने इस पॉइंट को उठाया। उन्होंने एक लेटर लिखी एडिटर को, जो कि संवाद कौमुदी के एडिटर थे, उनको एक लेटर लिखी 26 फरवरी 1828 को। उसमें उन्होंने क्या क्लेम किया, क्या कहते हैं द्वारकानाथ टैगोर, कि जिस किसी का भी खुद का एस्टेट है, मतलब ज़मीन है जिसकी खुद की भी, जहाँ पे प्लांटेशन हो रही है, वह जानता है कि किस हद तक यहाँ पर जो बहुत सारे जो वेस्टलैंड हुआ करते थे, उनमें इंडिगो प्लांटेशन की पैदावार बढ़ाने की वजह से किस तरह से यहाँ के जो लोअर क्लास वाले जो लोग हैं वो कितने मज़े से और कितने मस्त होकर अपने दिन गुजार रहे हैं। और ये जो पैसा जो है जो कमाया जा रहा है इंडिगो प्लांटेशन की वजह से, ये किस तरह से पूरे देश भर में फैल रहा है और इससे जो फ़ायदा है वह लोगों को किस तरह से मिल रहा है जो कि इंडिगो प्लांटेशन करते हैं, और जिसकी वजह से लोग अमीर हो गए हैं और लोगों की लाइफ क्वालिटी बेटर हो गई है। ऐसा उन्होंने क्लेम किया अपनी उस लेटर में। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन सेटलर हैं, जो यहाँ पे जो जेंटलमैन या बिजनेसमैन जो हैं, ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, उनको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी पाबंदी के यहाँ पर घर देने की, यहाँ पर अपनी ज़मीनें देने की पूरी व्यवस्था दी जाए और उसको परमिट किया जाए बिना किसी ज़्यादा रेजिस्टेंस के, बिना किसी विरोध के। उन्होंने इस हद तक इस पॉइंट को सपोर्ट किया कि जो भी इस आइडिया को अपोज करेगा, मतलब यूरोपियन बिजनेसमैन लोगों के यहाँ सेटल होने को जो भी यहाँ विरोध करेगा, वो बेसिकली यहाँ के जो लोकल लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उनका दुश्मन है, उनकी आर्थिक और उनकी सामाजिक स्थिति का दुश्मन है, वो उनको पिछड़ा हुआ रखना चाहता है। इसी के कुछ समय बाद द्वारकानाथ ने एक और आर्टिकल लिखा, एक पत्रिका होती थी बंगाल हुरकारू, उसमें उन्होंने इसी तरह का एक आर्टिकल लिखा, पर उसमें भी उन्होंने कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, अपनी पुरानी ही बात को तोड़ मरोड़ के नए सिरे से पेश कर दिया। पर बात उन्होंने वही रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अलग अलग माध्यमों को इस्तेमाल करके, पहले एक पत्रिका फिर दूसरी पत्रिका में ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये बात फैलाने की कोशिश की कि देखो बहुत फ़ायदा होगा अगर यूरोपियन ये जो बिजनेसमैन ट्रेडर हैं ये यहाँ पर आकर बस जाएं और यहाँ पर नील की खेती करना शुरू कर दें, बढ़ावा दो इसको, इसको बहुत आगे एंकरेज करो, इसको बिल्कुल विरोध मत करो इसका, ऐसा ऐसा बोलते थे वो। तो ऐसे ही बंगाल में काफ़ी सारी ऐसी मीटिंग्स जो थी वो होती रहीं, यूरोपियंस की भी होती रहीं, जिसमें कि फ्री ट्रेड को लेकर और उनकी जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट थी यहाँ पर, उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रही। जैसे जून 1828 में मीटिंग हुई थी, फिर मई 1829 में मीटिंग हुई थी, जहाँ बड़े सारे यूरोपियन लोग जो थे वो मिलते थे और इस बारे में चर्चा करते थे। और इसी के बारे में जो एक रिपोर्ट थी या आर्टिकल था, वो 30 मई 1829 को एक बंगाली वीकली था बंगादूत, उसमें भी छपा था, रिपोर्ट छपी थी काफ़ी। सो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा, यहाँ पर चलता रहा 1828, 1829, 30 तक चलता रहा कुछ ना कुछ चर्चाएं। पर बहुत कुछ निकल के नहीं आया, बहुत कुछ बड़ा कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि लोग आपस में बस मीटिंगें कर देते थे, कुछ ना कुछ आर्टिकल लिख देते थे। अब इसके बाद क्या होता है, जो कि 1833 के चार्टर में जिस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो ये कि कुछ एजेंसी हाउस होते थे बंगाल के अंदर जहाँ बहुत सारा पैसा रखा होता था, और वो जो कंपनी के जो सारे जो लोग होते थे काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके पैसे वगैरह यहाँ पर वो सेव कर लेते थे और उनका पैसा उठा के जो थे ये आगे ज़मींदारों को और उनको जो थे किराए पे दे देते थे, इंटरेस्ट पे दे देते थे और उनसे 10% तक इंटरेस्ट वसूलते थे। तो बहुत सारा जो इनका जो इंटरेस्ट होता था, मतलब जो ये लेंड कर दिया करते थे, मतलब इंटरेस्ट पे दे दिया करते थे, ये इंडिगो प्लांटेशन से आता था। तो बहुत सारे जो इंडिगो प्लांटर थे बंगाल के कुछ हिस्सों में, वो क्या करते थे, यहाँ से बहुत सारा पैसा लेते थे ताकि वो आगे बड़ा सारा ज़मीनें खरीद के और खेती बाड़ी में लगा सकें, लोगों को उनको सैलरी भी देनी होती थी, किसी ना किसी तरह से पैसा देना होता था, तो किसी तरह से उनका खर्चा निकलते रहे, तो वो यहाँ पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते थे और फिर उसको आगे इंडिगो प्लांटेशन में यूज़ करते थे इंडिगो प्लांटर्स। तो ये जो एजेंसी हाउस होते थे ये काफ़ी पैसा कमा लेते थे इन इंडिगो प्लांटर्स की वजह से, और फिर उसका थोड़ा बहुत हिस्सा जो था ये वहाँ पे सरकार को भेजते रहते थे, और इस तरह से सरकार भी थी जो ब्रिटेन में बैठी हुई, वो कमाती रहती थी इनके थ्रू। काफ़ी हद तक ये जो एजेंसी हाउस थे ये सरकार से भी पैसा लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने आप ही सिर्फ
पैसा जो था इनके पास आता था इधर उधर से, ये सरकार से भी थोड़ा पैसा ले लिया करते थे। तो ये जितने भी ऐसे प्राइवेट से हाउस हुआ करते थे, एजेंसीज हुआ करती थी, इनके पास काफ़ी सारा पैसा जमा हो जाता था। थोड़ा सा सरकार से ले लिया, थोड़ा सा वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग होते थे उनसे ले लिया, थोड़ा सा उन्होंने जो कर्जा देते थे, जो पैसा देते थे, लोन देते थे बेसिकली, वहाँ से थोड़ा सा पैसा कमा लिया। इस तरह से इनका धंधा चलता था। पर हुआ ये कि एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुई 1824 में, उससे काफ़ी एक बदलाव आ गया ये इधर की तरफ। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो ब्रिटिश का जो इंडिया के जो बॉर्डर्स थे बर्मा और यहाँ पर, इसमें काफ़ी सारा इनका जो था नुकसान हुआ। काफ़ी सारा जो गवर्नमेंट का जो पैसा था वहाँ पर काफ़ी बर्बाद हुआ, काफ़ी लंबी लड़ाई चली, काफ़ी इनको भारी नुकसान हुआ उस जगह पर। इस वजह से क्या हुआ कि बंगाल में रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी काफ़ी असर आ गया। वहाँ पर उसमें पैसा लगाने के लिए उनके पास नहीं था अब। सो इस वजह से थोड़ा सा एक डिप्रेशन है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन सा आ गया उस टाइम पर पूरे कंट्री के ट्रेड में, और सब जगह जो पैसे की कमी किल्लत होने लगी। फिर इससे क्या हुआ, एजेंसी हाउसेस पर भी फ़र्क पड़ने लगा क्योंकि प्लांटेशन ही रुक गई। तो जो एसेंशियल चीज़ें थी लोग वो उगाने लगे, और इंडिगो प्लांटेशन जो कि डाइज़ बनाने में काम आते थे। बेसिकली ये क्या करते थे, इंडिगो जो नील की खेती होती थी, नील को ये ब्रिटेन भेजते थे और वहाँ पर डाइज़ बनाई जाती थी इनसे। तो रंग लगाने के लिए, रंग में कन्वर्ट करने के लिए कोई डाइज़ हैं, जैसे कपड़ों के मिलों में अलग अलग रंगों के कपड़े बनाने होते थे तो वहाँ डाई के तौर पे इसका इस्तेमाल होता था। तो वहाँ कपड़ों की भाई अलग अलग नीले रंग के और इस तरह के इंडिगो कलर के लोगों के अंदर कपड़ों की डिमांड थी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए डाई चाहिए, डाई लेने के लिए नील चाहिए, और नील की खेती वो यहाँ से करवाते थे। तो ऐसा कुछ चलता था यहाँ पे पूरा सिस्टम। तो हुआ ये कि जब इसकी खेती कम होने लग गई, यहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी होने लग गई, पैसा नहीं था यहाँ पर, तो क्या हुए, एजेंसी हाउसेस बंद होने लगे या इनके पास पैसे की कमी होने लगी। क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने लोन पर दिया था तो इंडिगो प्लांटर्स भी इनको वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। सो ऐसे में क्या हुआ, जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो इनके रेस्क्यू में आई। कैसे, उन्होंने 1823 में एक रेगुलेशन पास किया हुआ था, एमहर्स्ट रेगुलेशन 6th ऐसा था एक रेगुलेशन, जिसमें प्लांटर्स को ये हक दिया हुआ था कि वो जो उन्होंने पैसा दिया हुआ है इंडिगो की खेती के लिए और उसका जो इंटरेस्ट वो वसूल रहे हैं, अगर बाई चांस कोई अगर पूरी तरह से अपना इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है तो वो नील की खेती का थोड़ा सा हिस्सा, जो उसका जो प्रोड्यूस निकला है क्रॉप का, वो रख सकते हैं, वो अपने पास रख लें। तो ज़रूरी नहीं है कि बस पैसे से ही लेन देन होगी। अगर कोई पैसे से नहीं चुका पाता है तो सीधी सी बात है भाई, जिस चीज़ को पैदा करने में पैसा लगा है वो चीज़ ही रख ली जाए अपने पास। कल को जाके वो उसको बेच देंगे, उसको या तो इंग्लैंड भेज देंगे या फिर यहीं पर उसकी जैसे तैसे मैन्युफैक्चर करके किसी ना किसी तरह से उसका धंधा कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। तो जैसे तैसे वो अपनी पैसे की जो किल्लत आ रही है या पैसे की जो कमी पड़ी है उसकी भरपाई कर लेंगे। फिर क्या होता है, 1830 में बेंटिंक रेगुलेशन आता है, बेंटिंक रेगुलेशन 5। इसमें क्या होता है, जो किसान होता है उसको और भी ज़्यादा मजबूर कर दिया जाता है, और भी ज़्यादा बाधित कर दिया जाता है। कैसे, उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट डाल दिए जाते हैं कि जो भी रायत, रायत मतलब जो पीजेंट वगैरह होते थे उनको बोला जाता था, रायौत बोलते हैं उनको, रायौत इंग्लिश में। जो भी बहुत सारे रायत होते थे जो एडवांस में पैसा ले लेते थे खेती के लिए, अगर वो कल को जाके इंडिगो उगाने से मना कर देते हैं, क्योंकि किल्लत तो चल ही रही थी, अगर वो मना कर देते हैं इंडिगो उगाने से और वो चावल या कुछ और उगाना चाहते हैं जो खाने पीने में काम आएगा, तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो सिर्फ पैसे तक बाधित थे, अब उनको मजबूर कर दिया जाता है कि उन पर केस कर दिया जाएगा। और जब केस किया जाएगा तो सीधी सी बात है, उनकी ज़मीनें ली जा सकती हैं, उनका क्रॉप लिया जा सकता है, प्रोड्यूस लिया जा सकता है, उनको और ज़्यादा मजबूर किया जा सकता है। क्योंकि जब केस किया जाएगा तो उसके बाद कई सारे इधर उधर की दलीलें देकर वो उनको लूट सकते हैं। तो यहाँ पर आदमी फंस सकता है, उसकी पूरी ज़मीन जा सकती है, और इस खतरे की वजह से वो जो किसान था, पीजेंट था, वो और भी ज़्यादा बंद गया था, उसमें और भी ज़्यादा डर बैठ गए थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई, ये जो प्लांटर थे, इंडिगो प्लांटर, इनकी जो किल्लत थी, कमी थी पैसे की, और जो इनकी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एडवांस मनी दे दी, वो चुका नहीं पाए, या उन्होंने खेती कर ली या खेती नहीं करी, और उनका बहुत सारा जो प्रोड्यूस होता था वो इन्होंने रख लिया अपने पास। बावजूद इसके इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई। इनको लगा भाई इससे कमाई नहीं हो पा रही ठीक से, अभी भी हम घाटे में चल रहे हैं। तो इसके बाद चार्टर एक्ट जो 1833 में जो आया, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजंस दिए गए जिससे कि और भी ज़्यादा फ़ायदा होना लाजमी था इंडिगो प्लांटर्स के लिए। और इन हालातों को ध्यान में रखते हुए चार्टर एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए ताकि
एक तरफ से ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं ये भी रिजॉल्व हो जाए, और साथ साथ जो फ्री ट्रेड के नाम पे जो कॉलोनी यहाँ पे बसानी है और जो यहाँ पे सेटलमेंट्स क्रिएट करनी है वो भी पूरी हो जाए। तो अंग्रेज़ों ने, जो सरकार थी, उन्होंने कुछ ऐसे चार्टर एक्ट में बदलाव किए। मतलब इन घटनाओं से इन्फ्लुएंस होकर ही उन्होंने चार्टर एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान डाले। बहुत सारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जो कि यहाँ बंगाल में थे, ब्रिटेन में थे, उन्होंने इस इशू को बहुत उठाया कि अरे इंडिगो प्लांटेशन होने दो, चलने दो, जारी रखो, बढ़ावा दो, ये करो। तो उनकी जो भी परेशानियां होती थी ना, उसको मरहम लगाने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले लोग आ जाते थे। मतलब किसानों की, पीजेंट्स की, जो भी यहाँ के ज़मींदार जो लोग थे, उनकी तो समस्याएं कोई नहीं सुन रहा। सारी समस्याएं जो सुनी जा रही हैं वो इंडिगो प्लांटेशन जो कर रहे हैं उनकी सुनी जा रही हैं, क्योंकि भाई उनसे तो बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी कमाई हो रही है, बहुत खेती से उनका जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो उस फ़ायदे को भाई मिलता रहे, वो चलता रहे। भाई वहाँ इंग्लैंड में लोगों को कपड़े पहनने हैं अलग अलग रंग के, उनके रंगों के कपड़े देने के लिए भाई इंडिगो प्लांटेशन तो ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर उनके फेवर में चार्टर एक्ट में बदलाव लाए गए। और कैसे, इसके लिए सरकार पर जोर डाला गया था बहुत। तो एक लिवरपूल ईस्ट इंडिया कमेटी थी, उसने भी इस पर जोर डाला कि भाई इंडिया में जो है ये और आज़ादी दो इनको, इंडिगो प्लांटर्स को। इतना रिस्ट्रिक्शन में काम नहीं कर सकते, इनको खुले में, इनको ऐसे खुला छोड़ दो कि जितना पैसा कमाना चाहे ना वैसे कमा सके वहाँ पे। भले उसमें कुछ शोषण हो, कुछ हो, उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि वो ये मान के चलते थे कि शोषण तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बड़े आराम से काम कर रहे हैं, ये तो बस धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो अपनी परेशानियां, सिर्फ इकोनॉमिक परेशानियां दिखा देते थे कि भाई देखो लड़ाइयाँ लड़ ली, ये हो गया, वो हो गया, पैसा चला गया, अब हम क्या करें, हम तो खाली बैठे हैं। और देखो वहाँ पर डाई बनानी है, ये करना है, वो करना है, और भी कामों में इंडिगो यूज़ होता है। तो भाई हमारा इंडिगो प्लांटेशन भैया बढ़ावा दो इसको। और बहुत उस टाइम पर सोने की खेती समझी जाती थी ये इंडिया में, खासकर बंगाल में। ग्लासगो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि ब्रिटेन में थे, उन्होंने भी इस बारे में बड़ी सारी पिटिशन्स डाली कि भाई आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, इतना रेस्ट्रिक्शंस मत डालो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में मत रहने दो चीज़ों को। तो जो मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, उनकी एक बहुत बड़ी दलील ये थी कि भाई देखो एक ही तरीका है कि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिगो आ पाए, कमी आ गई है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, भाई इनको ना लैंड दे दो, इनको यहाँ होल्ड करने दो लैंड को, यहाँ पर इनको अधिकार दे दो कि ज़मीनें ही इनकी हो जाएं। सिर्फ ये वहाँ रहे नहीं, ज़मीनें भी अपना अपने अंदर रख सके, हक दो इनको कि वहाँ ज़मीनें खरीद सकें। पहले खरीद नहीं सकते थे ज़मीनें। हॉल्ट मैकेंजी करके एक ब्रिटिश नेशनल थे जो पार्लियामेंट वगैरह से जुड़े रहे होंगे, उन्होंने कहा कि भैया इंडिया में अगर हम यूरोपियन लोग सेटल नहीं होंगे तो वहाँ से हमारे को रेवेन्यू नहीं आ पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हर यूरोपियन जो कि इंडिया में सेटल हो रहा है वो हमारे यहाँ रेवेन्यू को ऐड कर सके, यहाँ पर उसमें एडिशन लगा सके, मतलब उसमें बढ़ावा दे सके। इस लायक हमें उनके लिए कंडीशंस वहाँ क्रिएट करनी है, ताकि यहाँ से जाके जो यूरोपियन वहाँ रह रहे हैं वो हमें खाली पीली रहकर टाइम पास करके छोटे मोटे काम करके ना आ जाएं, वो यहाँ पर ऐसा कुछ करें। उनका जो जो काम करना चाहते हैं, वो वहाँ पर खेती करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, हम उनको आज़ादी दें, इतनी आज़ादी दें कि कल को जाकर वो हमारा रेवेन्यू बढ़ सके, हमारे पास और पैसा आ सके, हमारा अंग्रेजी सरकार का फ़ायदा हो सके। क्योंकि जितना भी वहाँ पर ट्रेड होता था उसका टैक्स कटता था और वो टैक्स सरकार को जाता था। तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा टैक्स सरकार के पास जाएगा। और फिर वो क्या करते थे, इस टैक्स का यूज़ कहाँ करते थे भाई, औजार बनाने में, मिलिट्री को ट्रेन करने में, ताकि कल को जाकर वो लड़ाई में इसका इस्तेमाल करें। तो ये तो रही पूरी भूमिका कि क्या हालात चल रहे थे जिस वजह से इंडिगो प्लांटेशन के लिए यहाँ पर भूमि तैयार की जा रही थी, यहाँ पर हालात तैयार किए जा रहे थे, या क्यों इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी चर्चा हो रही थी, कैसे कुछ इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज कंडीशंस की वजह से यहाँ पर ज़रूरी हो गया था कि इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ावा मिले, और यहाँ पर जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उनको यहाँ पर ज़मीनें खरीदने, खेती करने के लिए, यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा करने के लिए यहाँ पर उनको परमिट किया जाए, अलाउ किया जाए, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स और पैसा जो है वो सरकार को दे सकें और यहाँ पर खुद भी फल फूल सके। अब हम यहाँ आते हैं राम मोहन रॉय की भूमिका पे। कैलकाटा टाउन हॉल में 15 दिसंबर 1829 को एक मीटिंग में राम मोहन रॉय बोलते हैं कि जहाँ तक बात है इंडिगो प्लांटर्स की, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा देखा है कि मैंने यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया, बंगाल में, बिहार में भी, और मैंने देखा कि जो भी लोग नेटिव लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो कि इंडिगो प्लांटेशंस के आस पड़ोस में रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं, उनका जो रहन सहन है वह बेहतर है, वे कपड़े ज़्यादा अच्छे पहनते हैं,
उनकी जो कंडीशन है लाइफ की वो उन लोगों से बेहतर है जो कि इन इंडिगो प्लांटेशंस के कई दूर डिस्टेंस पे रहते हैं, जो इन जगहों से बहुत दूर रहते हैं। उनके मुकाबले इनके कपड़े अच्छे हैं और इनका रहन सहन अच्छा है। अब द्वारका नाथ टैगोर, उनकी भी बारी आई, उन्होंने भी बोला मीटिंग के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये मीटिंग का जो टॉपिक है इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारी ज़मींदारीज़ हैं भाई, अलग अलग बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मेरे ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर मैं खेती वगैरह कराता हूँ। और मैंने देखा है कि जो इंडिगो की जो कल्टीवेशन है, की जो खेती है नील की, उससे देश को और हमारे यहाँ के जो जनजातियाँ हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। खासकर कि जब यहाँ पर खेतियाँ होनी शुरू हुई और यहाँ पर जो यूरोपियन लोग सेटल हुए, उनके सेटल होने की वजह से यहाँ जो लोगों के जो हालात थे वे बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इकोनॉमिकली, और उनके अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स और सोशली उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फिर एक मेमोरेंडम साइन किया राम मोहन रॉय और द्वारका नाथ ने, और इस मेमोरेंडम को लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, उनसे भी समर्थन मिला। और फिर इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया, पेश किया गया इसको। और इस पूरे मेमोरेंडम के अंदर जो राम मोहन रॉय और द्वारका नाथ टैगोर ने जो स्पीचेस दी थी अपनी इस मीटिंग में, उनको इसमें शामिल कर लिया गया। उसमें उसका पूरा ब्यौरा दिया गया, सारी जो स्पीचेस थी उसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे सब थे उसके अंदर लिख दिए। इसी के साथ चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उसको बनाने से पहले 1831 फरवरी में एक हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी एक सेलेक्ट कमेटी बनी और उन्होंने राम मोहन रॉय से एक क्वेश्चनियर पे कई तरह के सवाल पूछे, उनके व्यूज़, उनके ओपिनियंस लेने के लिए। और उस पर राम मोहन ने बहुत सारे अपने ऐसे विचार व्यक्त किए जिसकी वजह से चार्टर एक्ट 1833 को जब बनाया गया तो उसके अंदर इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके लिए वो सारी सुविधाएं दी गई, जिसके हिसाब से वो यहाँ पर कॉलोनी बसाकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं और यहाँ बस सकते हैं। तो ये जो चार्टर उनको रिन्यू करना था, इसके लिए उन्होंने राम मोहन रॉय का पूरा सजेशन लिया, व्यू लिए, क्योंकि उस टाइम पर राम मोहन रॉय बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके थे। 1831 की बात हो रही है, फरवरी की। इस टाइम पर जहाँ तक मुझे याद आता है शायद राम मोहन रॉय 1830 और 1831 में यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड गए थे, और उसके बाद वो 2 साल इंग्लैंड में ही रह रहे थे जब 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मौत हुई थी, उनका देहांत हुआ था। और वहीं पर जो है इनकी एक समाधि भी बना दी गई है, और साथ साथ इनका वहाँ पर एक स्टैचू भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर सा है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो वो जो 2-3 साल थे जिसमें राम मोहन रॉय इंग्लैंड में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, मतलब ब्रिटिश नेशनल्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहाँ सरकार में रहने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ना जाने किन किन लोगों से मिलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और 1833 के चार्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे इनके जो विचार थे, जो अंग्रेज़ों के प्रमोशन, अंग्रेज़ों की नीतियों के बढ़ावा देने को लेकर जो थे, वो उस टाइम पर उन्होंने फुल एक्टिवली वहाँ पर जाके किया, और वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। तो ये जो क्वेश्चनेयर्स जो इनसे भरवाए गए, जिसमें 54 क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे, उन 54 क्वेश्चंस के जवाब में इन्होंने अपने व्यूज़ जो थे अलग अलग टाइम पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वहाँ पर उसको भेजते रहे, और काफ़ी सारी कम्युनिकेशन वगैरह चलती रही। 1831 से 33 में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके जनरल अपेंडिक्स में ये पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशंस हैं, क्वेश्चनर वगैरह, ये जो सारी रिपोर्ट डिटेल्स जो हैं, ये सारी की सारी दी गई हैं, जो कि सिलेक्ट कमेटी हाउस ऑफ कॉमन्स की जो थी उन्होंने प्रकाशित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के बारे में। तो 1813 का जो चार्टर था उसके अंदर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उनको हटाने के लिए राम मोहन रॉय ने वहाँ पर बहुत पैरवी की थी। मतलब उसके बारे में काफ़ी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे, काफ़ी एविडेंस रखे, काफ़ी सारे इंडिया की कंडीशंस जो थी प्रेजेंट्स की, और यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, यहाँ कैसे हालात बदले जा सकते हैं, क्या क्या फैक्टर बेटर किया जा सकता है, फ़ायदे की चीज़ें की जा सकती हैं, उसके फेवर में उन्होंने इतनी इतनी बातें जो थी वहाँ पर रखी, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर भी पब्लिश किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने कोई पेपर भी लिखा था जहाँ पर उन्होंने इंडिया में जो यूरोपियंस को सेटल करने के फेवर में लिखा है, और इस तरीके की बड़ी सारी बातें जो थी वो वहाँ पर जाके करते रहे। और इसका सारा एविडेंस जो है वहाँ किसी ना किसी रिपोर्ट में, पेपर में, आर्टिकल्स में किसी ना किसी तरह से हमें मिल सकता है, जो कि वहाँ पर आज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जो 1813 में जो रिस्ट्रिक्शन दी थी ना उनको हटा लो,
कोई ज़रूरत नहीं है उनकी ज़्यादा। 1833 का जब चार्टर आ रहा है उसको बेटर करो, क्योंकि हर 20-20 साल के बाद ये जब अपने चार्टर को रिन्यू करते रहते थे। तो 1793, 1813, 1833 ऐसे करके हर 20 साल के लिए ये एक चार्टर निकालते थे, जिसमें ये जो भी यहाँ पे ट्रेड होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है या जो भी कर रहे हैं, इनके बारे में ये रेगुलेशंस लगाते थे। तो उसी में से उन्होंने कहा कि भाई अब तो फ्री ट्रेड का ज़माना आ गया है, अब तो सारी दुनिया में फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। वो देखो फ्रांस के लोग और वो सब डच वगैरह क्या कर रहे हैं, तो चलो हम भी कर लेते हैं। अमेरिका में भी इसी मामले में रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस में भी देखो ये जब झमेला चल रहा है। तो क्यों ऐसी इतना बंदिशें लगा रखी हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना पैसे की अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, अलाउ करो, आज़ादी से करने दो ट्रेड। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 9 एडवांटेजेस, 9 ऐसे फायदे गिनाए जो कि यूरोपियंस की हिंदुस्तान में अनरिस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट के फेवर में जाती हैं, देखी जा सकती हैं। सोचिए, 9 फायदे गिनाए उन्होंने कि यहां पर यूरोपियन लोग अगर बस जाएंगे तो उसके क्या फायदे होंगे। तो यहां बात बस खेती तक सीमित नहीं है, इंडिगो प्लांटेशन तक नहीं, और भी उन्होंने बातें यहां पर बताई। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ एजुकेशन स्प्रेड होगी। देखो अंग्रेज लोग आएंगे ना, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल खोलने होंगे, अंग्रेजी एजुकेशन दी जाएगी। फिर यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू यहाँ पर साइंस और लिटरेचर फिलॉसफी को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मिशनरीज जो कि पहले ही काम कर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करने का, जो कि 1813 के चार्टर में ही उनको अलाउ कर दिया गया था कि यहाँ पर मिशनरीज़ जो हैं यहाँ आएँ और यहाँ पर मिशनरीज़ जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें। क्योंकि 1813 के बाद इस चार्टर में जो अलाउ किया गया था मिशनरीज़ को कि यहाँ पर आकर वो इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करें और क्रिश्चियनिटी की नॉलेज को खासकर स्प्रेड करें, लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करें, उसका भी समर्थन राम मोहन रॉय ने एक ज़माने में किया था। हालांकि इस वीडियो में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर राम मोहन रॉय ने काफ़ी काम किया था 1810 और 1820 के दशक में, जो कि चार्टर एक्ट 1813 के फायदे के हिसाब से किया। अब उनको लगा कि अच्छा एजुकेशन पर तो चलो काम शुरू हो गया है, अब चलो ऐसा करते हैं, अब धंधा को भी बढ़ाते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अब उस नज़र से पैरवी करने लगे कि भाई ये करो। अब तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी या यहाँ के जो यूरोपियन लोगों के माइंडसेट की जो डिमांड्स होती थी उसको फुल बढ़ावा देने का काम राम मोहन राय उस टाइम पे करते रहते थे। तो एक तरीके से यहाँ का एक आदमी, यहाँ का कल्चर में ढला हुआ आदमी, यहाँ का पैदा हुआ, यहाँ की भाषा संस्कृति जानने वाला, यहाँ का एक ब्राह्मण आदमी, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी जो हमारे लाइफस्टाइल को और अपने लाइफस्टाइल वहाँ के लाइफस्टाइल को भी जानता है, ऐसे इंसान का अंग्रेजों ने खूब मज़े से फ़ायदा उठाया। तो राम मोहन राय उनके फ़ायदे में काम करते ही रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर आके जब यूरोपियन कैपिटल मतलब बहुत सारा पैसा जब यहाँ एग्रीकल्चर में डालेंगे तो देखो उससे कितना बढ़ावा मिलेगा, इतना फ्री लैंड इंडिया में अवेलेबल है, करने दो इनको यहाँ पर कमाई। क्योंकि जितना अच्छा यहाँ पर ये खेती बाड़ी करवाएंगे, यहाँ पर लोगों से काम करवाएंगे, किसानी करवाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, अपना दिमाग लगाएंगे। आफ्टर ऑल ये यूरोपियन लोग हैं, इनके पास टेक्निक्स और टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये यहाँ पर आएंगे तो लोगों का उद्धार ही करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे ना इंडिया में पॉसिबिलिटी खुल जाएगी कि इंडिया को हम गवर्न कर सकें एक एनलाइटेंड सरकार की मदद से। एनलाइटेंड गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल, बहुत ही ज़्यादा उदार और भला करने वाली सरकार है, जिसको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। भाई यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें, यहाँ के जो मुगलों के जो अपने जो नवाब वगैरह होते थे वो कुछ नहीं जानते, इनको कुछ नहीं आता। यहाँ हिंदुस्तान के जो थोड़े बहुत राजा महाराजा हैं इनको कुछ नहीं आता। ये कोई फालतू की गवर्नमेंट है। यहाँ पर तुम अपनी एनलाइटेंड गवर्नमेंट एकदम बुद्धि से, व्यवहार से, चरित्र से, मोरल्स से भी, अपनी सोच से एकदम जो सबसे विकसित देश है, विकसित सभ्यता है, यहाँ पर आकर अपनी सरकार चलाओ और यहाँ पर लोगों को विकास करने की, यहाँ की लोगों को सभ्य बनाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी खोल दो। कुछ डिसएडवांटेजेस पर भी बात किया राम मोहन राय ने, पर उन पर कुछ ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो छोटी मोटी डिसएडवांटेज है, ये तो धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटा मोटा तो होता है, इतना कोई सीरियस बात नहीं है, ये तो इसको तो हम रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इसकी तो रेमेडी निकाल सकते हैं। तो राम मोहन राय ने क्या रिकमेंड किया कि educated persons of character and capital should now be permitted and encouraged to settle in India without any restriction of locality or any liability to banishment at the discretion of the government। मतलब कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जो बहुत शिष्ट है, मतलब शिष्टाचारी हैं, कुलीन है, और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे लोगों को ना अब अलाउ करो, परमिट करो इनको
इजाज़त दो और इनको बढ़ावा दो कि ये इंडिया में सेटल हो जाएं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। लोकेलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जहाँ चाहें, जहाँ जाना चाहें, जहाँ रहना चाहें रहें, ज़मीनें खरीदें। और इनको बंद कर दिया जाएगा इनका काम, या इनको रुकावट डाल दी जाएगी इनके काम में, या किसी तरीके से इनके लिए मुश्किलें पैदा की जाएंगी। इस तरीके का कोई भी विचार या कोई भी ऐसी कोई प्रोविज़न मत रखो, कोई बैनिशमेंट ना हो सके इनकी, ख़त्म ना कर सको इनको, ताकि यहाँ पर लोगों को सभ्य किया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों की लाइफ क्वालिटी बदली जा सके। तो कहने को तो उनकी मंशा और नीयत यही है कि यहाँ इंडिया का भला करना है, और उनको लगता है कि यूरोप की एनलाइटेंड सरकारें ही यहाँ का भला कर सकती हैं हिंदुस्तानियों का, नहीं तो यहाँ के लोगों का तो कोई भला नहीं होगा। यहाँ तो ऐसे ही रहेंगे ये लोग, इनका कल्चर और इनकी आर्थिक कंडीशन, सोशल कंडीशन बेकार रहेगी। तो भाई अंग्रेज लोग इंग्लैंड से यहाँ आइए, पढ़े लिखे लोग हो आप, अमीर लोग हो, यहाँ पर आओ, बिना किसी रोक टोक के यहाँ रहो और मज़े से यहाँ काम धंधा करो और यहाँ के लोगों की हालत सुधारो। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पहलू आता है कि क्या राम मोहन रॉय थे बस इसको बढ़ावा दिए जा रहे हैं और अचानक से सरकार ने सुनना शुरू कर दिया और यहाँ पर सारी कंडीशंस जो थी वो इंडिगो प्लांटर्स के फेवर में आ गई? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फ्री ट्रेड और कॉलोनाइजेशन का विरोध करते थे हिंदुस्तान में। जब ये मेमोरेंडम भेजा गया, ये जो 1831 की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, क्वेश्चनर वगैरह सब भेजे गए जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये सब जो भेजा गया, इसके बाद कुछ ऐसे बंगाली ज़मींदार थे जिन्होंने इसका विरोध किया, बहुत कड़ा विरोध किया, और उन्होंने भी एक पेटिशन भेज दिया। और द्वारकानाथ टैगोर और राम मोहन राय ने जो जो बातें कही थी, करीब करीब हर बात का उन्होंने विरोध किया, उनकी हर बात के पीछे उन्होंने एक अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट किया। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो उन्होंने पेटिशन भेजा कि जो भी इंडिगो प्लांटर्स हैं, जो कि इसी टाइप के जो लोग हैं और जो दूसरे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन लोग जो हैं, जो अलग अलग जगहों पर बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में जगहों पर सेटल हो गए हैं, इनकी वजह से जिन भी एरिया में ये सेटल हुए हैं वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा घायल हैं, ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा दुखी हैं उन हिस्सों के मुकाबले, देश के या बंगाल के उन डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले जहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स कम बसे हुए हैं, या जहाँ पर उन्होंने लैंड को फोर्स से नहीं लिया है, ज़बरदस्ती लैंड लेकर नहीं बैठे हैं वहाँ पर, जहाँ पर वो चावल की, धान की खेती को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर वो कैटल, जो उनके जो भैंस और दूसरे जो बैल वगैरह जो हुआ करते थे, उनको वहाँ पर डिटेन नहीं किया गया है, जहाँ पर उनको जब्त नहीं किया गया है, और जहाँ पर वो गरीब लोगों से पैसे का एक्सटॉर्शन, पैसे को लूट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो अच्छे खासे एरियाज़ हैं वहाँ के मुकाबले जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, लोग हैं, लोकल लोग भी, उनकी जो कंडीशन है वो इंडिगो प्लांटेशन वाले एरियाज़ में ज़्यादा ख़राब है। और जिस एरिया में इंडिगो प्लांटेशन से इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है वहाँ लोग बेटर कंडीशन में हैं। इसलिए अगर इन लोगों को यहाँ पर अगर अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से लैंड खरीदने की, ज़मींदारी करने की पूरी इजाज़त दे दी जाएगी, तो यहाँ के जो नेटिव, स्थानीय जो यहाँ पर जो ज़मींदार हैं, रायत हैं, किसान हैं, जो यहाँ काम करते हैं, ठेकेदार हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट, एक फैक्ट के साथ पेश किया। यहाँ के लोगों की कंडीशंस को उन्होंने जस्टिफाई किया कि देखो ऐसे ऐसा हालात चल रहे हैं। कुछ डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया होगा, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, अमीर लोग थे, तो उनके पास काफ़ी तथ्य थे। उन्होंने जैसे तैसे करके रिकॉर्ड्स रख के डेटा बना लिया होगा। पर ये जितनी भी विरोध की आवाज़ें थीं, इनको दबा दिया गया और इनका कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। और चार्टर एक्ट जो है 1833 में 20 अगस्त को रिन्यू कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी अधिकार था, जो कि उनकी मोनोपली थी ट्रेड के ऊपर, वो धीरे 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 1813 के चार्टर में छीन ली गई। फिर 1833 में तो बिल्कुल ही छीन ली गई। 1813 के चार्टर में तो एटलीस्ट इतना था कि भाई ये मोनोपली नहीं रहेगी इनकी, बाकी मामलों में सिर्फ चाइना के साथ जो ट्रेड करना है उसमें जो मन आए इनको करना है करें, कोई दखल नहीं होगा सरकार का, पूरा करते रहें, सिर्फ यही करें और कोई इस काम में नहीं आएगा। पर 1833 के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो जनरल वगैरह ये सब जो कर रहे हैं, जितने भी सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट वगैरह जो हैं, इनके जो मजदूर हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, अब इनके अलावा बाकी लोग भी कर सकते हैं, फ्री ट्रेड है। पहले एक की ही मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यही करेंगे और दूसरे को किसी को अधिकार नहीं है। अब कोई भी जा सकता है, कोई भी घर खरीदो, ज़मीनें खरीदो, मज़े से खेती करो, कमाओ, वहाँ पे अपने घरों में भेजो, जमा करो। भैया जितना पैसा कमाओगे वहाँ इंग्लैंड में जाके अपने घरों में जमा करते रहो पैसा।
तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार और कम हो गए, तो अब प्लांटेशन क्रॉप के अंदर वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते थे जितने भी ये ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे। तो जैसे कि इरफान हबीब कहते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही ग्रेट ब्रिटेन, अंग्रेजी सरकारें जो थीं, वो सिर्फ यहाँ पर काम धंधा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ें खरीदेंगे, बेचेंगे, सामान खरीदा, रॉ मटेरियल लिया इधर से उधर, बस ट्रेडिंग करने में, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो एक्चुअल में पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, पूरा ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो पहले तो काफ़ी समय तक, करीब 200-300 साल तक, जब से कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, 1600 के आसपास बनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे 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 इनको कोई पूछता नहीं था पहले, धीरे धीरे इन्होंने बढ़ावा लिया इंडिया में आके। और जब इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, पलासी, पानीपत और इस टाइप की जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद इनका वर्चस्व हिंदुस्तान में बनने लगा। और जब देखा ब्रिटेन की सरकार ने कि भाई ये तो बड़ा कमाई कर रही है, एक कंपनी है एक छोटी सी, बड़ी कमाई कर रही है, अमीर बने जा रही है, सारा पैसा जमा करे जा रही है, लूटे जा रही है मुगलों को, यहाँ पर सबको, शासकों को इतना पैसा, ज्वेलरी, ये वो पता नहीं क्या क्या भर लिया इन्होंने, ये तो बहुत बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन को लगा कि भाई हमें भी यहाँ पर पूरी मार्केट पर अपना कब्जा करना है। साथ ही साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद भी उनको काफ़ी झटका लगा था। उनको लगा अरे अमेरिका तो हमारे हाथ से निकल लिया, अब हिंदुस्तान ना निकले हमारे हाथ से, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीनने पड़ेंगे। और धीरे 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 1813-33 में आते आते जो दोनों चार्टर थे, इसमें ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा छीन लिए गए और फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने का उन्होंने रास्ता खोल दिया। और ये सारा काम सिर्फ फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने से ही हो सकता था। भाई खुद तो जाके करेगी नहीं ब्रिटेन की सरकार, वहाँ पे जा जाके अपने तो ऑफिस खोलेगी नहीं जो लोग ट्रेड करेंगे। भाई एक ही तरीका है, एक कंपनी का रूल हटाओ, बड़े सारे लोगों को अलाउ कर दो वहाँ पे जाके ट्रेड करें, वो सारे लोग हमें रेवेन्यू देते रहे, टैक्स देते रहे, काम खत्म। भाई पूरा का पूरा देश अब हमारे हिसाब से चलेगा, अब हम लॉज बनाते रहेंगे, रूल बनाते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमारी धरती है, हमारी ज़मीन है, भाई हम जैसे मर्जी चलाएं, अब उसको जैसे ब्रिटेन में कर रहे हैं ऐसे वहाँ करने लग जाएंगे, काम खत्म। तो ये जो नई पॉलिसीज़ बना रहे थे, ये चार्टर एक्ट वगैरह जो बना रहे थे, इसके कोर में जाकर अगर देखा जाए, बेस में जाके देखा जाए, तो इसमें बेसिकली क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से इंग्लैंड पहुंचाया जाए, जो कि नील की खेती हो गई या दूसरे भी कई तरह की खेतियां हो गई। नील की खेती तो बस एक एक पार्ट था उसका, ये नहीं है कि सारा का सारा चार्टर एक्ट जो था 1833 का वो बस इंडिगो प्लांटेशन पर बेस्ड था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी लाए गए। उसके बाद ही धीरे धीरे यहाँ एजुकेशन भी आई, जो 1835-36 में, जिसके बारे में हम जानते हैं, मैकॉले ने काफ़ी बड़े चेंजेस लाया था, बड़े सारे स्कूल बनाए थे। उसमें भी राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, पर वो पहले, क्योंकि 35 तक तो वो थे नहीं राम मोहन राय, पर उससे पहले ही उसकी भूमिका तैयार कर चुके थे। इस बारे में आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। तो हुआ क्या, उन्होंने रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से भेजने शुरू किए। तो जो कॉटन एक्सपोर्ट था, जैसे कि देखा जाए तो 1813 में 9 मिलियन पाउंड उसका वेट था, इतना एक्सपोर्ट किया गया। 1833 में, सिर्फ 20 साल में, वो 32 मिलियन पाउंड हो गया, करीब करीब 4 गुना, 3.5-4 गुना। और 1844 में 88 मिलियन पाउंड का यहाँ से कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट किया गया। इतना फर्क आ गया फ्री ट्रेड को अलाउ करने से, इतने सारे लोगों ने यहाँ पर कपास की खेती करनी शुरू कर दी होगी, सोचिए। अच्छा, इसी के साथ ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में चीज़ें बेचने के लिए भेजी जाने लगी, वो उसमें भी बढ़ावा मिला। मतलब पहले तो होता था, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए, वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया। मान लो जैसे कोट वगैरह बना लिए, पैंटें बना ली, शर्टें बना ली। जैसे हम नील की बात कर रहे हैं, तो मान लो नील से इन्होंने क्या किया, डाइज वाइज बना के बढ़िया बढ़िया कपड़े बना लिए, बैग, बस्ते, इधर उधर की चीज़ें बना ली। अब उसी को यहाँ पर आकर बेचना शुरू कर दिया। उसमें भी इनकी मार्केट को बढ़ावा मिलता है कि भाई वहाँ की बनी हुई चीज़ें खरीद रहे हैं, मेड इन ब्रिटेन है, मेड इन इंग्लैंड चीज़ें खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो जो जितने भी अमीर अमीर लोग थे वो वहाँ पे खरीद लेते थे, मिडिल क्लास और अपर क्लास जो थी यहाँ की पहले भी। इसका और भी ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को उठाना पड़ा। कैसे कि एक तो लोअर रेट पर यहाँ से चीज़ें पैदा करके वहाँ भेज रहे हैं, तो जहाँ जो लोग पैदा कर रहे हैं, किसान हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता, सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वो ये ट्रेडर जो थे इनके पास, सरकार के पास चला जाता था। और जो वहाँ से जो चीज़ें बन के आती थी वो भी महंगे दामों में बन के आती थी, यहाँ महंगा बेचते थे, यहाँ पर उनसे उसका पैसा ज़्यादा वसूलते थे, बड़ा मार्जिन रखते थे। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में बहुत बड़ा मार्जिन रखते थे वो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने लगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती थी उसमें भी कमाई हो जाती थी, उनकी बहुत कमाई होती थी, वो ट्रेडर से भी बहुत वसूल लेते इस बहाने। तो जो भी ब्रिटेन के ये जो सरकारें थी, इनका बहुत क्लियर व्यू था, भाई इतना ट्रेड बढ़ा दो, इतना फ्री ट्रेड कर दो कि चीज़ें बना के यहाँ भेजें, उसमें भी फ़ायदा,
यहाँ से मैन्युफैक्चर करके वापस भेजें, उसमें भी फ़ायदा। तो एक ब्रिटिश कैपिटलिज्म का एक ऐसी एक इंडियन कॉलोनी बसाने का उनका प्लान था, उसको एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनाने का उनका प्लान था, जिससे कि रॉ मटेरियल सस्ते पे आते रहे और मैन्युफैक्चर गुड्स जो उनके हों उनको महंगे दामों पर बेचते रहे। मज़े से पैसा एक जगह से आए, दूसरी जगह से भी आए, इधर से सस्ता खरीदो, उधर से महंगा बेचो, और पूरा का पूरा जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो ऑक्यूपाई कर लो, और दूसरी मार्केट भी। इसी को हम कहते हैं कि ये जो लोग थे जो यहाँ ट्रेड करने आए थे, कैसे धीरे धीरे हमारे यहाँ पर इनका वर्चस्व बनता गया और कैसे धीरे धीरे ये यहाँ पर राज करने लगे। और उसकी जो शासन की जो शुरुआत थी वो इन्हीं कुछ घटनाओं, इन्हीं कुछ इंसिडेंट से मिलकर बनी थी, यहीं से शुरुआत हुई थी, जिसमें जैसा कि बताया जा रहा है राम मोहन रॉय और कुछ और हिंदुस्तानी लोग जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने तो खूब इंटेलेक्चुअल लेवल पर, वैचारिक लेवल पर इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था अंग्रेज़ों को। अब देखिए, थॉमस बैजली करके एक वहाँ पर एक आदमी था जो कि मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका प्रेसिडेंट था। उसने पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी को 1840 में क्या कहा, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कितनी क्रूर सोच रखते थे ये लोग। उसने कहा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा टेरिटरी है, इतनी इमेंस एक्सटेंट है टेरिटरी का, और जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ के जो ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स हैं जिसको कंज्यूम करेंगे एनॉर्मस एक्सटेंट तक, मतलब उसकी भी कोई हद नहीं है। मतलब यहाँ की टेरिटरी भी इतनी ज़्यादा, यहाँ का पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा, और ये जो यहाँ के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करने के लिए जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ का मैन्युफैक्चर किया हुआ यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। तो पूरा सवाल ये आता है, उन्होंने कहा ऐसा कि पूरा सवाल ये आता है इंडियन ट्रेड को लेकर, अगर हम देखें कि क्या वो हमें पे कर सकते हैं, कितना हमें पे कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जो उन्हीं की मिट्टी से बन के आया है, जो हमने यहाँ पे बनाया है, उसको एक अलग रूप दिया है, मैन्युफैक्चर किया है और फिर उन्हीं को जाकर वापस बेच रहे हैं। तो इसके लिए भी हम उन्हीं से पैसा ले रहे हैं, कितना और किस तरह से वो दे सकते हैं, सवाल बस इसका है। तो किस चीज़ के लिए वो हमें पैसा देंगे, हमें बस वो देखना है। ये थी उनकी सोच, प्योर कैपिटलिस्ट सोच, जिसमें बस वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है पहले उसको अपना बनाओ, ज़मीनें खरीदो, घर बनाओ, फिर उसके बाद उन्हीं की मिट्टी से उन्हीं से चीज़ें उगवाओ, फिर उनको मैन्युफैक्चर करके फिर उन्हीं को बेचो। बस ये देख लो कि भाई क्या बेच सकते हो, उनको इतना ध्यान दे दो। अगर वो एक बार पता चल जाए तो भाई यहाँ पर कोई अंत नहीं है पैसा की कमाई का। इस चार्टर एक्ट के संबंध में और जो राम मोहन रॉय की जो कंट्रीब्यूशंस रहीं और उससे संबंधित जो उन्होंने चीज़ें नज़रअंदाज की, पीजेंट्स की, किसानों की जो कंडीशंस को जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, इस संबंध में और जो चर्चा है मैं अगली वीडियो में करूँगा, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है और मैं चाहूँगा कि अभी इसे यहीं समाप्त करें और फिर आगे की वीडियो में इसी चार्टर एक्ट के बारे में और इसमें जो इंडिगो को लेकर जो राम मोहन राय द्वारकानाथ का जो रोल था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में, और कुछ और एक दो ऐसे पहलुओं को जानेंगे जिसके हिसाब से ये और भी ज़्यादा क्लियरली कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरह से राम मोहन रॉय ने ना ही केवल वैचारिक तौर पे इम्प्रेस होकर अंग्रेज़ों को यहाँ पर सपोर्ट किया, साथ ही साथ उसने यहाँ के जो लोगों की जो एक्चुअल कंडीशन थी उसको भी कितना इग्नोर किया। मतलब वो एक चार दीवारी में बैठकर काम करने वाले एक ऐसे इंटेलेक्चुअल थे जो कि बस विचारों में ही उलझे रहते थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच उनको करवा लो, इधर उधर की किताबें पढ़वा लो, पर उनको जो रियल जो कंडीशंस थी, लोगों की जो एक्चुअल हालत थी उसके बारे में उनको ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी। उसको इन्होंने इतना अंडर एस्टिमेट किया लोगों की एक्चुअल कंडीशन को, जिसका कि खामियाजा बाद में यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तो इंडिगो प्लांटर्स का जो शोषण था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी किसानों की वो और भी ज़्यादा ख़राब होती गई, जिसका रिजल्ट हमें इस समय के चार्टर एक्ट के करीब 25 से 30 साल के बाद देखने में आया जब इंडिगो रिवोल्ट हुआ। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे की वीडियोज़ में राम मोहन रॉय के रोल को, उसकी भूमिका को, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। क्या उनसे गलती हुई, कहाँ चूक हो गई, कितनी बड़ी भयंकर उनको जो ये गलती की उन्होंने जिसकी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ी, इस संबंध में बात करूँगा। और कैसे ये जो इंडिगो रिवोल्ट था इसकी मदद से कैसे जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको जो फ्रीडम मिल गई थी उस पर बंदिशें आईं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस आईं, और कैसे किसानों ने जो थी एक आज़ादी की सांस ली, कैसे उन्होंने खुद अपने द्वारा आयोजित एक क्रांति के थ्रू
उसकी मदद से अपने को इन ज़मींदारों, इन ट्रेडर्स के चंगुल से खुद को मुक्त कराया और कैसे अपने लिए कंडीशंस को बेटर किया, किस हद तक राम मोहन रॉय की भूमिका ने उनका शोषण को बढ़ावा दिया, इस बारे में हम जानेंगे। जाने अनजाने राम मोहन ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके लिए हिंदुस्तान को कई सालों तक भुगतना पड़ा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो केवल जो पीजेंट्स थे उन्हीं को भुगतना पड़ा होगा, पर बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान ने इसकी कीमत चुकाई। इस बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो जानकारी दी है आपको फ़ायदा देगी, आपको लाभ देगी और आपको हिंदुस्तान के इतिहास को एक नए नज़रिए से जानने का मौका देगी। आप इस जानकारी को दूसरे लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल की ये मेरी पहली वीडियो है। आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसे ही कुछ खुलासे करूँगा, ऐसे ही कुछ तथ्यों पर बात करूँगा, ताकि आप जानें कि किस तरह से हमारे इतिहास के कुछ छुपे हुए पहलू जो हैं वे किस हद तक हमसे छुपाए गए और उनका असर हम पर कितना पड़ा, किस हद तक हमारी जो आज की जो कंडीशन है वह इन सभी घटनाओं की वजह से बनी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं ऐसी और वीडियोस बना पाऊँगा और ज़्यादा आपको जानकारी दे पाऊँगा। बहुत सारे ऐसी किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं जिनको पढ़कर मैं ये जानकारी लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए कुछ पहलू हैं जिनके बारे में मैं जानकारी लेकर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी शेयर करें और साथ ही साथ नीचे कोई भी अगर आपको कमेंट देने हो तो वह भी करें, ताकि अगर आप किसी टाइप के कुछ टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं मैं आपसे साझा करूं, कुछ उसके और छुपे पहलुओं पर आपसे चर्चा करूं, तो इसके बारे में मुझे कुछ कमेंट्स दें, सजेशंस दें और कुछ अपने व्यूज़ बताएं। धन्यवाद।